तो चलिए, स्वागत है आपका सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 36 देखने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये 25 साइंस के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। पानी कितना भी गहरा हो, तू दूरिया पर नजर रख, किनारा मिले या ना मिले, तू तैरने का हुनर रख। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? यदि हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है स्टील में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो वायु का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका कनेक्ट हो जाएगा स्टील में। तो स्टील में कितना होता है? तो कहिएगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड। यदि हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि का वेग कितना होगा? तो कहिएगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड। यदि वायु में पूछे जो वायु में आपका ध्वनि की चाल कितना होता है, तो 20 वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होता है, वेग होता है, वो आपका होता है 343 मीटर प्रति सेकेंड। और पानी में भी पूछ लेता है कि ये पानी में वायु का वेग कितना होता है? तो कहिएगा 1480 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है? तो यदि मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर के जो हथेली होता है, हाथ, इसमें सर्वाधिक हड्डी होती है। एक हाथ में आपके 27 हड्डी होते हैं, तो दोनों हाथ में मिला के 54 हड्डी हुए। तो आपके ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, यानी उंगलियों में या हथेली में सर्वाधिक हड्डी की संख्या होती है, यानी 27 होती है और दोनों में मिलाकर आपका 54 यानी 54 हड्डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मॉर्फिन, ऑप्शन बी है निकोटीन, ऑप्शन सी है हीरोइन और ऑप्शन डी है क्विनीन। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निकोटीन तंबाकू में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। यदि हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन क्या है? तो कहिएगा मॉर्फिन को हम अफीम के पौधे से प्राप्त करते हैं। अफीम के पौधे के बीज से, ठीक है, प्राप्त करते हैं किसे? मॉर्फिन को। 4 नंबर प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेज से चलती है? तो पेंडुलम घड़ी जो है किस ऋतु में तेज में चलेगी? ऑप्शन ए है गर्मी में, ऑप्शन बी है शीत में, ऑप्शन सी है बसंत में और ऑप्शन डी है वर्षा में। तो जो आपका ऋतु होता है, तो शीत ऋतु में जो पेंडुलम घड़ी है वो तेज में चलती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि शीतकाल में यानी शीत ऋतु में पेंडुलम के घड़ी की छड़ की जो लंबाई होती है घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है? पेंडुलम तेज में गति करता है। यदि हम गर्मी की बात करें, गर्मी में तो गर्मी ऋतु में जो होता है आपके पेंडुलम जो है वो सुस्त हो जाता है, पेंडुलम धीमी हो जाती है, पेंडुलम की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गर्मी के दिन में जो पेंडुलम की छड़ की लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, सिल्वर पर काला धाबा किसके कारण उत्पन्न होता है?
तो सिल्वर यानी चांदी पर देखे होंगे आप, जो चांदी पहनते होंगे जो देखे होंगे कि जो उस पर एक काला परत चढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो कहेंगे सल्फाइड के कारण। अब चांदी पर जो काला परत चढ़ता है, जो काला परत चढ़ेगा वो किसके कारण, तो कहिएगा सल्फाइड के कारण। सल्फाइड का एक परत चढ़ जाता है जिसे हम सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं, तो उस परत को हम सिल्वर सल्फाइड के नाम से जानते हैं। और सिल्वर सल्फाइड का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा Ag2 होता है, ठीक है। इस क्या है, तो सिल्वर सल्फाइड के रासायनिक सूत्र होता है Ag2S, ठीक है, Ag2S होता है। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में जो शुद्ध खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया होता है उसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ए है डायलिसिस, ऑप्शन बी है हीमोस्टेटिस, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस और ऑप्शन डी है पैरालिसिस। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस बोला जाता है। यदि हम बात करें हीमोस्टेटिस को, तो हीमोस्टेटिस क्या है, तो कहिएगा यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्तस्राव को रोका जाता है। तो हीमोस्टेटिस जो है लिखेंगे यह शरीर की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त स्राव को रोका जाता है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्भाशय में गर्भ में पल रहे बच्चे को विकास हेतु जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके उसमें देखा जाता है जब बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है। तो मेरी कल्चर ऑप्शन ए है फूलों का, ऑप्शन बी है मधुमक्खियों का, ऑप्शन सी है सूक्ष्म समुद्री जीवों का और ऑप्शन डी है वृक्ष तथा झाड़ियों का। तो जो मेरी कल्चर होता है इसमें समुद्री जीव का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यदि हम फूलों की बात करें तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कहिएगा एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा एंथोलॉजी। और मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो कहिएगा एपी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर, ठीक है। तो मधुमक्खी के अध्ययन एपी कल्चर या मधुमक्खी का पालन एपी कल्चर, ठीक है। यदि हम वृक्ष तथा झाड़ी के अध्ययन की बात करें तो वृक्ष तथा झाड़ी के अध्ययन को क्या कहिएगा, तो कहिएगा डेंट्रोलॉजी कहा जाता है, डेंट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, बायोगैस किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो बायोगैस ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है संचयन और ऑप्शन डी है किण्वन। तो बायोगैस कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो बायोगैस कहाँ से निकलेगा, तो कहिएगा दलदली क्षेत्र से बायोगैस निकलता है या माल के गोबर होते हैं, ठीक है, उससे बायोगैस निकलता है। तो कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संचयन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण ऑप्शन ए है कंप्रेसर, ऑप्शन बी है स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है थर्मोस्टेट और ऑप्शन डी है फ्रीऑन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, उसमें एक थर्मोस्टेट लगा रहता है जो ताप को नियंत्रित
बनाए रखता है, यानी फ्रिज बंद कर देने के बाद भी, यानी रेफ्रिजरेटर बंद कर देने के बाद भी कुछ समय तक उसमें ताप एक समान रहता है, जिससे उसमें रखे वस्तु खराब नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? जो आंसू है, ठीक है, तो आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है लाइसोजाइम, ऑप्शन सी है ग्लूकोज और ऑप्शन डी है कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो स्टार्च होता है क्या होता है? तो ये सब पादप में पाए जाते हैं। स्टार्च का रासायनिक सूत्र पूछ लेता है कभी कभी, तो याद रखिएगा स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O5, ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टार्च का रासायनिक सूत्र। C6H10O5 रासायनिक सूत्र हो गया आपका स्टार्च का। यदि हम ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र की बात करें तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12 और O6 होता है, ये आपका ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रोटीन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो प्रोटीन में एंजाइम कौन सा पाया जाएगा? ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन सी है माइलेज और ऑप्शन डी है डायलीन। तो जो प्रोटीन के जो पाचन होता है उसमें कौन से एंजाइम सहायक होते हैं? तो एक ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यदि हम बात करें प्रोटीन पाचन में कौन कौन एंजाइम होते हैं, तो एक तो आप ट्रिप्सिन याद रखिएगा, दूसरा पेप्सिन याद रखिएगा। प्रोटीन पाचन में दो एंजाइम सहायक होते हैं, एक ट्रिप्सिन हो गया और दूसरा हो गया पेप्सिन। ठीक, अब ट्रिप्सिन और पेप्सिन को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिन होता है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, जो ट्रिप्सिन होता है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और पेप्सिन होता है ये आपके आंत के द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जो प्रोटीन पाचन में जो सहायक एंजाइम होते हैं पेप्सिन, इसका स्राव कहाँ से होता है? तो कहिएगा आंत से होता है। और ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होगा? तो कहिएगा अग्नाशय से स्रावित होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 1928 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1932 में और ऑप्शन डी है 1950 में। तो सीवी रमन को जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला वो आपको 1930 में मिला था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्म कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो फूल होते हैं किस्म, उसके प्रजाति होते हैं, उत्तरांचल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो फूलों में जो रंग होते हैं वो किस पिगमेंट के कारण होंगे? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है मेलानिन, ऑप्शन सी है फाइटोक्रोमस और ऑप्शन डी है एंथ्रोसाइनिन। तो एंथ्रोसाइनिन उसका कारण है, ठीक है। फूलों का रंग जो है किसके कारण होगा? तो कहेंगे एंथ्रोसाइनिन के कारण होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम मेलानिन की बात करें, मेलानिन के, तो लिखिएगा यह एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक क्या है? तो कहिएगा रंग द्रव्य है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है मेलानिन को? तो कहिएगा ये त्वचा, बाल और आंख को रंग देता है, ठीक है। यह क्या होता है? यह त्वचा, बाल एवं आंख को
रंग देने का काम कौन करता है? मेलानिन करता है। और मेलानिन, जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी वो काला होगा, क्योंकि वो धूप में निकलेगा ना, तो मेलानिन एक्टिवेट हो जाता है जल्दी और जो स्किन होता है और काला हो जाता है। तो पूछता है कि ये स्किन का रंग काला होना, यानी मानव शरीर की स्किन का रंग काला होना किसके कारण? तो कहिएगा मेलानिन के कारण। ठीक है, चलिए, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। 16 नंबर प्रश्न के वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो जो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष के छाल पर देखे होइएगा कवक यानी काई की तरफ रहता है कवक, उसका नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कार्टिकुलस, ऑप्शन बी है जूफिलस, ऑप्शन सी है सेक्सिकुलस और ऑप्शन डी है क्रोपोफिलस। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्टिकुलस जो होता है ये वृक्ष के छाल पर उगने वाला एक प्रकार का कवक है। यदि हम बात करें कि चट्टान और पहाड़ पे जो आपको कवक दिखने को मिलते हैं उनका नाम क्या है? तो कहिएगा लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स नामक कवक जो होते हैं, कवक की आपको चट्टान एवं पहाड़ों पर होते हैं यानी उगते हैं। ठीक है, तो चट्टान और पहाड़ों पर जो कवक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो लिथोफाइट्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो जो सिनकोना है, तो सिनकोना मलेरिया का दवा है। ठीक है, तो सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? जो मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, उसके तने की छाल से। ठीक है, एक सिनकोना पौधा होता है, उसके तने की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है और कुनैन का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, प्यूटेटरी ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क में, ऑप्शन बी है अग्नाशय में, ऑप्शन सी है गला में और ऑप्शन डी है किडनी में। तो और ये आपका मस्तिष्क में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है, तो ऑप्शन ए है जांघ में, ऑप्शन बी है उंगली में, ऑप्शन सी है जबड़ा में और ऑप्शन डी है कलाई में। तो सबसे मजबूत मांसपेशी आपके जबड़े में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और उस मांसपेशी का नाम क्या है? तो कहिएगा मासेटर। मासेटर नाम होता है, मासेटर के नाम से जाना जाता है उस मांसपेशी को जो आपके जबड़े में पाया जाता है। ये मांसपेशी जो है सबसे मजबूत यानी शरीर के सबसे मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 20 नंबर, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है होरोलॉजी, ऑप्शन बी है जियोलॉजी, ऑप्शन सी है जेनरेटोलॉजी और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी है जीनोलॉजी। तो जेनेटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, यानी जेनेटोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर प्रश्न है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑप्शन है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 14 मार्च, ऑप्शन सी है 21 मार्च और ऑप्शन डी है 5 जून को। तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 मार्च। चलिए, 22 नंबर प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है? तो अधिकांशतः कैंसर के इलाज जो होता है इसमें इंटरफेरॉन ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर प्रश्न है, पुष्प के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखे होइएगा पुष्प जो खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है अनुचलन, ऑप्शन बी है अनुकुंचन, ऑप्शन सी है प्रतिकुंचन और ऑप्शन डी है रसाकुंचन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अनुकुंचन के नाम से जाना जाता है इस प्रक्रिया को।
चलिए 24 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होने लगते हैं? तो बाल का सफेद होना किस विटामिन के कारण? तो कहिएगा विटामिन B3 के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि कभी कभी B3 का रासायनिक नाम पूछ लेता है तो अब विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कहिएगा नियासिन। नियासिन होता है इसका रासायनिक नाम। यदि हम विटामिन ए की बात करें रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। इसके कमी से कौन बीमारी होगा, यानी विटामिन ए के कमी से क्या होगा? तो कहिएगा रतौंधी होगा। ठीक है, याद रखिएगा रतौंधी होगा। ठीक, चलिए अब विटामिन डी को देख लीजिए। तब विटामिन डी की कमी से हम बात करें, कमी से, तो कहिएगा बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स बीमारी होता है। इसमें हड्डी जो होता है कमजोर हो जाता है। ठीक है, टेढ़ी हो जाती है हड्डी रिकेट्स में। ये बच्चों में देखने को मिलता है। और इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है रासायनिक नाम, तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल। यदि हम विटामिन ई के